अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके मध्य एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। संस्कृत प्रवक्ता पीजीटी की श्रृंखला में मैं आज आपको महाकवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित उनकी रचना नलचंपू के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। मैं इस अपनी संस्कृत प्रवक्ता की श्रृंखला को शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसी रचना जिसमें गद्य भी हो पद्य भी हो, उनसे मिश्रित हो, है ना। गद्य रचना को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा चंपू। क्या होगा इसका उत्तर? चंपू काव्य। से चंपू काव्य कहते हैं, अर्थात चंपू नामक जो एक काव्य रचना है उसमें गद्य और पद्य दोनों मिले हुए होते हैं, दोनों मिश्रित होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, नलचंपू में कितनी उच्छ्वास हैं? जो नलचंपू रचना है त्रिविक्रम भट्ट की, उसमें कितने उच्छ्वास हैं? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 6, 7, 8 और 9। तो इसमें इसका सही विकल्प होगा बी, यानी कि 7। नलचंपू में 7 उच्छ्वास हैं, अर्थात नलचंपू में जो कहानी है राजा नल और दमयंती की, वो 7 उच्छ्वासों में है, जो कि पूर्ण भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नलचंपू, इसके पीछे कहानी है कि अलग अलग किंवदंतियाँ भी हैं कि 7 उच्छ्वास ही क्यों, पूरी कहानी क्यों नहीं हुई है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो कारण फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग उच्छ्वास की चर्चा करते हैं। तो नलचंपू में केवल 7 उच्छ्वास हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, नल को उपदेश किसने दिया था? 4 ऑप्शंस हैं इसमें। ए, शुकनास मंत्री ने, बी, आशुलायन मंत्री ने, सी, सालंकायन मंत्री ने और डी, सालंभक मंत्री ने। राजा नल को उपदेश किसने प्रदान किया था? किसने उसको राजनीति का उपदेश दिया? तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि सॉरी, बी नहीं है, इसका उत्तर होगा सी, सालंकायन मंत्री ने। सालंकायन मंत्री ने राजा नल को बहुत सारे राजनीतिक उपदेश, धार्मिक उपदेश प्रदान किया। तो इसका उत्तर है सी, सालंकायन मंत्री ने। आगे प्रश्न, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, नलचंपू की कथा का वर्णन महाभारत के किस पर्व में आता है? यानी कि जो नलचंपू की कथा है वह महाभारत से ली गई है और उसमें पूरी कथा है, और नलचंपू में कथा पूरी नहीं है। तो ये महाभारत के किस पर्व में आता है? 18 पर्व है महाभारत में, तो कौन सा पर्व है? इसका ऑप्शन होगा ए या बी या सी या डी, यानी कि वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व या भीष्म पर्व। अगर आपको पता हो तो पहले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बाद देखिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वन पर्व। कौन सा इसका आंसर है? वन पर्व, यानी कि जो नलचंपू की कथा है वो महाभारत के वन पर्व से ली गई है। ठीक है, आगे प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, त्रिविक्रम भट्ट के पिता का क्या नाम था? यानी कि त्रिविक्रम जो नलचंपूकार हैं उनके पिता का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जयदित्य, प्रेमादित्य, हेमादित्य और नेमादित्य। तो 4 ऑप्शन में जो अंतिम ऑप्शन है, अंतिम विकल्प है डी, सही है,
यानी कि उनके पिता का नाम था नेमादित्य। ठीक है, आगे प्रश्न है, छठा प्रश्न हम लेके आपके सामने उपस्थित है। छठा प्रश्न है, राजा नल का युद्ध किस जानवर के साथ होता है? राजा नल का युद्ध किस जानवर के साथ होता है? ऑप्शन ए शेर के साथ, ऑप्शन बी शूकर के साथ, ऑप्शन सी चीता के साथ या भालू के साथ। जब राजा के लिए उसका जो मंत्री था, जो मंत्री बताता है कि महाराज अपने बगीचे में बहुत सारे मतलब कुछ जानवर आ गए हैं, जंगली जानवर आ गए जो उत्पात मचा रहे हैं। राजा वहां जाता है और एक जंगली जानवर के साथ भयंकर युद्ध होता है। तो वो कौन सा इन चारों में से जानवर था जिसके साथ राजा का युद्ध हुआ था? अंत में राजा की विजय होती है। तो वो ऑप्शन होगा बी, यानी कि शूकर। शूकर के साथ युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ था और अंत में राजा की विजय भी हुई थी। ठीक है, आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न होगा, राजा नल किस वंश के राजा थे? किस वंश के राजा थे राजा नल? चार ऑप्शंस हैं। सूर्यवंश के राजा थे यानी सूर्यवंशीय थे, चंद्रवंशीय थे, शाक्यवंशीय थे या नागवंशीय थे। तो चार ऑप्शन में से इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, चंद्रवंशीय, यानी कि राजा नल थे वो चंद्रवंशीय राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। तो आठवां प्रश्न है क्या? नल चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट किस गोत्र के थे? अर्थात उनका गोत्र कौन सा था त्रिविक्रम भट्ट जी का? ऑप्शन चार फिर दोबारा से है, यानी कि पांडिल्य, शांडिल्य, वात्स्यायन या इनमें से कोई नहीं। कौन सा था? पांडिल्य था, वात्स्यायन था या शांडिल्य था? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि शांडिल्य। राजा जो नल थे वो शांडिल्य गोत्र के थे। ठीक है, आगे प्रश्न आ जाइए नवें प्रश्न पर। तो नवा प्रश्न क्या लिखा है? त्रिविक्रम भट्ट किस उपाधि से प्रसिद्ध हैं? चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। ए ऑप्शन आतपत्र, बी ऑप्शन घंटा, सी ऑप्शन यमुना त्रिविक्रम और डी है गंगा त्रिविक्रम। तो किस को लॉक कर दिया जाए? तो इसका उत्तर होगा सी, यमुना त्रिविक्रम के नाम से अर्थात उनकी उपाधि से त्रिविक्रम भट्ट प्रसिद्ध हैं। आगे चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, दमयंती किस देश के राजा की पुत्री थी? अब बताइए, नल और दमयंती का जो विवाह हुआ उसमें दमयंती किस राजा की पुत्री थी, यानी कि किस देश के राजा की पुत्री थी? तो इसमें ऑप्शंस हैं। नंबर ए कुंडिन यानी कुंडिनपुर, बी मुंडिन यानी मुंडिनपुर, डी दंडिन यानी दंडिनपुर, डी खंडिन यानी खंडिनपुर। चार ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर किसी को पता हो तो बताइए, नहीं तो उत्तर देखिए कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए कुंडिनपुर यानी कि कुंडिन देश के राजा की पुत्री थी जिसका नाम था दमयंती। ठीक है, आगे प्रश्न है 11 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, दमयंती के पिता का क्या नाम था? अभी तो आपने जान लिया किस देश के राजा की पुत्री थी। उस देश के जो राजा थे कौन थे, यानी कि दमयंती के पिता कौन थे? तो उसमें चार ऑप्शंस हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और रत्नदेव। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन थे। ये स्क्रीन पर आपके प्रश्न हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि भीम की पुत्री थी। उसके पिता का नाम था भीम। आप लोग महाभारत वाला भीम ना समझ लीजिएगा कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन वो दूसरे हैं। तो ये भीम की पुत्री थी। आगे प्रश्न है 12वां प्रश्न है, नल चंपू की रचना किस शताब्दी में हुई थी? नल चंपू की रचना किस शताब्दी में हुई थी? चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। ए 8वीं शताब्दी, बी 9वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी और डी 11वीं शताब्दी। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका आंसर सही होगा सी, यानी कि 10वीं शताब्दी में नल चंपू की रचना हुई थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न के साथ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पथिक ने राजा नल को किस देश की प्रशंसा की? ये पथिक कौन आ गया? यानी कि जब राजा नल ने शूकर के साथ भयंकर युद्ध किया, उसमें शूकर को मार दिया, तब राजा नल थक चुका था, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो आराम कर रहा था। उसी समय एक पथिक आता है, राहगीर आता है, और वो उसको राजा कहता है कि पथिक थोड़ा विश्राम कर लो, और तुम कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, कहीं का प्रसंग मुझे बताओ। तो प्रसंग में किसी देश का वर्णन करता है, किसी देश की प्रशंसा करता है। वो कौन सा देश है? नंबर ए उज्जैनी, नंबर बी निषद, नंबर 3 नंबर सी विदर्भ, और नंबर डी काशी। तो किस देश की प्रशंसा करता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विदर्भ देश की वह प्रशंसा करता है। ऑप्शन सी सही है इसका। कौन सा सही है? यानी कि किस देश की प्रशंसा करता है? वो विदर्भ देश की प्रशंसा करता है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। त्रिविक्रम भट्ट के पितामह, यानी कि बाबा, पितामह मतलब बाबा, त्रिविक्रम भट्ट के पितामह का क्या नाम था? 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन बी है आपके सामने है। ए रामधर, बी श्रीधर, सी गंगाधर, डी देवधर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो उत्तर होगा इसका बी, यानी कि श्रीधर। श्रीधर उनके पिता मह का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। चंपू शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? चंपू शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन ए चंप धातु से, ऑप्शन बी चापी धातु से, ऑप्शन सी चोपी धातु से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। और ये धात लिखा हुआ है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? यानी कि धातु, चापी धातु से। ठीक है, आगे प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 16वां प्रश्न है आपके सामने। राजा नल के मंत्री का क्या नाम है? राजा नल के मंत्री का क्या नाम है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला विकल्प है श्रुतिशील, बी श्रुतिवान, सी श्रुतिदास, और डी श्रुतिप्राण। तो इसमें जो प्रश्न सही है, यानी कि ऑप्शन सही है, वो है यानी कि ए ऑप्शन श्रुतिशील। यानी कि श्रुतिशील उनके मंत्री का नाम था, उसका मित्र भी था, यानी कि सारी बातें उसको शेयर करते थे, और वो उसके लिए एक तरह से बहुत ही उसके लिए घनिष्ठ मित्र के समान थे, और उसके मंत्री भी थे जिनका नाम था श्रुतिशील। आगे प्रश्न है इसी प्रश्न संबंधित। राजा नल का द्वितीय प्राण किसे कहा गया है? 17वां प्रश्न। राजा नल का द्वितीय प्राण किसे कहा गया है? यानी कि एक प्राण तो राजा नल के वश में है, शरीर में धारण, राजा शरीर में निवास स्थान है प्राण का, यानी कि शरीर में है। और दूसरा अगर कोई प्राण है तो वो कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर ए श्रुतिशील, बी श्रुतिवान, सी श्रुतिदास, और डी है श्रुति प्राण। इसका ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रुतिशील। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है। राजा नल की माता का क्या नाम था? जो राजा नल की माता थी उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए रूपमती, ऑप्शन बी रूपदेवी, ऑप्शन सी रूपरानी, ऑप्शन डी रूपवती। चारों ऑप्शन कॉमन है, समा एक जैसे हैं, बस मती, देवी, रानी और वती का अंतर है। सोच के बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। मैं बताता हूँ, इसका आंसर के लिए हमें जाना पड़ेगा डी, यानी कि रूपवती। कौन सा आंसर है? रूपवती। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीरसेन कौन था? नल चंपू में वीरसेन का वर्णन हुआ है, ये वीरसेन कौन था? अब आंसर के रूप में 4 आपके सामने विकल्प भी है। कौन कौन से विकल्प हैं देखिए। पहला विकल्प है नल का मित्र, दूसरा नल के भाई, नल के पिता, या सभी। मतलब सब सही हैं, मित्र भी है, पिता भी और भाई भी है। नहीं,
इसमें से ऑप्शन ए कहीं सही है और वो है वीरसेन के लिए ऑप्शन सी, यानी कि पिता। वीरसेन राजा नल के पिता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपके समक्ष है। तो आंसर क्या है? त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में किस विवाह की चर्चा की है? यानी कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा विवाह की प्रकार की चर्चा है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए स्वयंवर विवाह, ऑप्शन बी गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी देव विवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वयंवर विवाह। आपको पता होगा कि विदर्भ के राजा भीम ने अपनी पुत्री दमयंती के लिए स्वयंवर की चर्चा की, यानी कि स्वयंवर की शुरुआत की। स्वयंवर उन्होंने किया और जिसमें बाद में राजा नल के साथ उसका विवाह हुआ। किस तरह से विवाह हुआ, उसमें बड़ी लंबी कहानी है, कहानी फिर कभी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न के साथ आपके सामने आ गए। प्रश्न है नलचंपू में किस स्थान का वर्णन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अंग, बंग, कलिंग, कौन सा होगा? अनुमान करिए। हो सकता है अंग हो सकता है बंग हो सकता है कलिंग हो सकता है चारों हो। राइट, बिल्कुल सही। और ऑप्शन इसका सही है डी, चारों, यानी कि सभी स्थानों का वर्णन है। अंग, बंग और कलिंग सभी का वर्णन है, तो इसका ऑप्शन होगा डी सही। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? भाई ये सबको पता है, ये प्रश्न एक्स्ट्रा लिख लिया है, लेकिन आप बताइए क्या बच्चों आपको पता है ये किस नदी किनारे पर स्थित है? गोदावरी, सरयू, गोमती और यमुना। 4 विकल्प हैं और सही विकल्प होगा सरयू। कौन सा? सरयू, यानी कि बी। सरयू नदी किनारे पर अयोध्या नगरी स्थित है, जहां भगवान राम ने जन्म लिया, जहां भगवान राम पले बड़े, वो अयोध्या नगरी जहाँ पर राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो नगरी है अयोध्या। और किस नदी किनारे पर है? ऑप्शन बी, सरयू नदी के किनारे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न के साथ। 23वां प्रश्न आपके सामने है आर्यों के निवास स्थान की भूमि को क्या कहा जाता है? आर्य देश कहा जाता है, बी आर्य स्थान, सी आर्यावर्त, डी आर्य भूमि। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी आर्यावर्त, यानी कि आर्यों की भूमि को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यों का जो देश था, स्थान था, उनको हम निवास स्थान को आर्यावर्त कहते हैं। ठीक है, आगे 24वां प्रश्न है, देखिए आपके सामने प्रश्न है, नया प्रश्न है ये। कुंडिनपुर कहाँ की राजधानी थी? 4 इसमें प्रदेश के नाम हैं, 3। ऑप्शन ए विदर्भ देश, ऑप्शन बी कलिंग देश, ऑप्शन बी अंग देश और डी इनमें से कोई नहीं। हो सकता है इनमें से कोई ना हो सकता है इनमें से कोई एक हो। तो अनुमान करिए, गैस लगाइए, या फिर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा सबसे पहला है विदर्भ देश। ठीक है ना, यानी कि विदर्भ, कुंडनपुर कहाँ की राजधानी थी? कुंडनपुर विदर्भ देश की राजधानी थी। ओके, आज का अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न है कुमार कार्तिकेय का निवास स्थान कौन सा पर्वत है, कौन सा स्थान है? 4 पर्वतों के नाम हैं, कहाँ निवास स्थान था। गंधमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमाचल पर्वत, सुमेरु पर्वत। इसमें से ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है पहला ऑप्शन, यानी कि गंधमादन पर्वत। ऑप्शन ए गंधमादन पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान स्वीकार किया जाता है, ऐसा नलचंपूकार ने त्रिविक्रम ने अपने नलचंपू में वर्णन किया है। तो मित्रों, इसी के साथ आपके आज की ये श्रृंखला ही समाप्त होती है। अगले कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।